हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन बायोशिका। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में। इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। किस तरीके से फॉर्मेशन होने वाला है वो देखेंगे। HSC सब पॉपुलेशन यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पॉपुलेशन, और उसके बाद हिमेटोपोइसिस कितने पार्ट में डिवाइड होता है वो देखने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी देखने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारा फीचर्स है ह्यूमन सेल का वो भी देखने वाला है, और ये सब मैंने क्यूबे की इम्यूनोलॉजी बुक से ली है। आप चाहे तो वो बुक परचेज कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है कि हिमेटोपोइसिस द प्रोसेस बाय विच HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू द मैच्योर सेल। जो स्टेम सेल है वो मैच्योर होता है डिफरेंट ब्लड सेल्स में। जो हमारा स्टेम सेल वो क्या होता है? स्टेम सेल कौन सी बला है? स्टेम सेल देखिए, स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब वो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो एक होता है, एक वापस से अपना जीन पूल है उसे मेंटेन करेगा, ओके। और एक जो दूसरा वाला है वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर करने का, ब्लड सेल मैच्योर होगा आगे चल के अपने अपने लोकेशंस पे। जैसे अगर लीवर सेल बनाना है तो लीवर सेल में डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंट मैच्योर भी वो लीवर सेल में ही होगा। किडनी के सेल्स बनाने हैं तो किडनी सेल्स में मैच्योर होंगे, राइट। अब ये वापस से रीन्यू करने का क्यों जरूरत है इसको रीन्यू करने की? ताकि स्टेम सेल अपना जो जीन पूल है यानी कि जो उसका अपना खुद का नंबर है वो नंबर उसका मेंटेन रहे। क्योंकि स्टेम सेल देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम आज ब्लड सेल बना वो हमेशा लाइफ लॉन्ग ऐसे ही बना रहेगा, ऐसा तो नहीं है। सबकी लाइफ स्पेन होती है अपनी अपनी। अब उस लाइफ स्पेन में होने के बाद जब वो लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी तो उसको कुछ तो नया चाहिए ना। अब नया होने के लिए स्टेम सेल्स भी चाहिए। अब स्टेम सेल्स, इसीलिए ये स्टेम सेल अपना नंबर कभी कम नहीं होना देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 आपके पास एक सेल्स है, ठीक है, जो 100 स्टेम सेल है, ठीक है। उसमें से एक सेल आप डिवाइड कर दीजिए, राइट। अगर वो डिवाइड होने के बाद अगर वो दोनों ही डिफरेंशिएट हो जाएंगे या मैच्योर हो जाएंगे तो क्या इसमें जो स्टेम सेल के जो काउंटिंग है उसमें कम नहीं होगा? होगा, राइट। इसीलिए वो अपना नंबर 100 कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रिन्यू का प्रोसेस भी अप्लाई करता है अपने ऊपर, ताकि अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर लेगा, ताकि उसका 100 नंबर 100 ही रहे, ओके। इसीलिए ये मेंटेनेंस ऑफ जीन पूल जरूरी है, ओके। ये हो गया स्टेम सेल। अब HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होते हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होते हैं? आर द सोर्सेस ऑफ ऑल ब्लड सेल, ऑल रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये हिमेटोपोइटिक ऐसा ये है जो सारे सेल्स बनाने के काम करेगा, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ये सब कौन बनाएगा? हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये हमारा स्टेम सेल ब्लड का फॉर्मेशन करवाने का काम करेगा, ओके। इसके अलावा अब देखते हैं कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से वो डिवाइड होगा और किस तरीके से बनाएगा। सबसे पहले जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक एल टी और दूसरा ST। LT यानी कि लॉन्ग टर्म हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब लॉन्ग टर्म हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का क्या काम है? इट इज द मोस्ट क्यूशेंट एंड रिटेन प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी का क्या मतलब होता है? प्लूरिपोटेंसी का मतलब होता है कि वो स्टेम सेल एक ऐसे अपने आप को ऐसे क्यूशेंट फेज में रखेगा ताकि वो जब उसको जरूरत हो तब वो डिवाइड करे, ओके। उसको जब जरूरत पड़ेगा तभी वो डिवाइड करेगा। प्यूरिपोटेंसी मतलब डिवाइड करना। सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं
टाइमली, मतलब जैसे जिसमें भी वो किसी भी इसमें मैच्योर हो सकते हैं, राइट। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म है वो क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म है आर ऑल्सो प्रीडोमिनेटली क्यूशेंट, वो पहले क्यूशेंट रहेंगे, प्रीडोमिनेटली थोड़ा सा क्यूशेंट रहेंगे, बट डिवाइड मोर फ्रिक्वेंटली एंड द टर्म एंड हैव लिमिटेड सेल्फ रिन्यू कैपेसिटी। इस सेल के पास लिमिटेड होता है कि सेल्फ रिन्यू की कैपेसिटी होगी, लेकिन इसके पास हमेशा रिन्यू होता रहता है अपनी, या ये बोल लीजिए कि अपना सेल्फ रिन्यू वो हमेशा करता रहता है। ओके, अब आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे टर्म्स। अब एल टी एंड एस टी। ओके, इसके बाद जो एल टी है वो हमारा मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर में डिवाइड होगा। मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर आगे चल के मेलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में डिवाइड होंगे। मिलॉइड वाले तो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लिम्फॉइड वाले में वो उसके कुछ फेजेस में डिवाइड होंगे। मिलॉइड प्रोजेनेटर को हम कॉमन मिलॉइड प्रोजेनेटर भी बोलते हैं। ओके, और लिम्फॉइड आगे चल के अर्ली लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में डिवाइड होगा, जो हमारा टी सेल बनाने का काम करेगा। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इसका डिवीजन, इसका फॉर्मेशन, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हाँ ये वाला कहाँ से आ गया, राइट। अब क्या पढ़ा हमने, एल टी कन्वर्ट होगा एस टी में, राइट। एस टी अब हमारा MMP यानी कि मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, मिलॉइड एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। अब मिलॉइड वाला तो डायरेक्ट हो गया, और लेकिन जो लिम्फॉइड होता है वो पहले अर्ली फेज में जाएगा, अर्ली फेज में जाएगा उस वक्त टी सेल का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बाद जब वो कॉमन यानी कि इसके बाद जो लेट फेज होगी उसकी, उसमें वो बी सेल का फॉर्मेशन करेगा और नेचुरल किलर सेल और डेंड्रेटिक सेल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा सब यूनिट किस तरीके से HSC अपने आप को डिवाइड करता है आगे काम करने के लिए या आगे प्रोसीड करने के लिए। ओके, इसके अलावा अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बिना स्किप किए ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक मिलॉइड प्रोजेनेटर, दूसरा लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। जो हमने अभी सब यूनिट पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से LT-ST में कन्वर्ट होने के बाद मिलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं HSC हमारा मिलॉइड और हमारा लिम्फॉइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारा मिलॉइड और लिम्फॉइड है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। अब फर्दर किस तरीके से डिवाइड होते हैं, हम लिम्फॉइड से पढ़ते हैं, क्योंकि मिलॉइड थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, इसलिए लिम्फॉइड से शॉर्ट है, इसलिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बी सेल। बी सेल होने की वजह से देखिए बी सेल किस तरीके से होता है कि बी सेल प्रोजेनेटर से वो बी सेल में कन्वर्ट होगा, राइट। अब बी सेल टी सेल प्रोजेनेटर से टी सेल में यानी कि TC और TH यानी कि TC यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल, इसमें कन्वर्ट होगा। जो हमको ये रेड कलर का दिख रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टी सेल का, और टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगा। उसके बाद इनर्ट लिम्फॉइड सेल, इनर्ट लिम्फॉइड सेल नेचुरल किलर सेल में कन्वर्ट होगा, और फिर डेंड्रेटिक सेल। अब देखिए डेंड्रेटिक सेल दोनों में हो सकता है, मिलॉइड में भी हो सकता है, लिम्फॉइड में हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ लिम्फॉइड से ही होगा, सिर्फ एक ये डेंड्रेटिक सेल ही ऐसा सेल है जो दोनों से बन सकता है। ओके, और डायरेक्ट बन सकता है, ये लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से भी डायरेक्ट बनता है, और जो हमारा मिलॉइड प्रोजेनेटर है उससे भी डायरेक्ट ही बनता है। उसके बाद जब हमारा मिलॉइड की बात करें तो मिलॉइड में इथ्रॉइड प्रोजेनेटर होते हैं जो कि इथ्रोसाइट्स बनाएंगे, जो कि इथ्रोसाइट्स बनाएंगे, राइट। इथ्रोसाइट क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। फिर मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, वो बनाएंगे हमारे प्लेटलेट। प्लेटलेट्स बनाने के बाद जो हमारा बेसोफिल प्रोजेनेटर होता है वो क्या बनाएगा, बेसोफिल्स बनाएंगे। ओके, बेसोफिल्स
और इस्नोफिल क्या करेगा, इस्नोफिल प्रोजेनेटर इस्नोफिल बनाएगा। अब देखिए यहाँ ये तो था हमारा रेड ब्लड सेल, ये प्लेटलेट। अब बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये सब क्या है हमारे, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल। अगर ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हम रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की कम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा हम इसकी बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। ओके, तो व्हाइट ब्लड सेल कहाँ से आ रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा बेसोफिल, इस्नोफिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्रोजेनेटर ये क्या होते हैं, ये हमारा न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का फॉर्मेशन करवाते हैं, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये देखिए आप सबसे पहले देखिए कि ये जो ग्रेन्यूल्स, ये आप ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, नहीं होगा तो वीडियो को जूम कर लीजिए, उससे आप देख सकते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन तीनों में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। और ये कैसा, इसका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड है, यानी कि इसके पास एक से ज्यादा लोब का न्यूक्लियस है। जैसे बेसोफिल में आप देख सकते हैं एक दो तीन तरीके, तीन है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। और बेसोफिल में किस तरीके से हैं, ये दो दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। न्यूट्रोफिल में तो इससे ज्यादा ही है, एक दो तीन चार पांच इस तरीके से हैं, राइट। और भी हो सकते हैं। मोनोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट इसमें जो ग्रेन्यूल्स बहुत ही कम होते हैं, और ये इसीलिए हमने ग्रेन्यूलोसाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है। और मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे वो मोनोसाइट कहलाएंगे, राइट। अब जो मोनोसाइट है वो फर्दर डिवाइड होते हैं माइक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल में। मैंने जैसे कहा था डेंड्रेटिक सेल सिर्फ लिम्फोइड का कॉपीराइट नहीं है, वो मिलॉइड से भी बनते हैं। ओके, इसीलिए अब डेंड्रेटिक सेल इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक हमारा हेमेटोपोइटिक का जो स्टेम सेल है ये कवर हुआ। अब ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये जो एरिया मैंने आपको रेड कलर से आपको मेंशन किया, ये पूरा ये पूरा कहाँ पे होगा, ये हमारा पूरा बोन मैरो में होगा। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ये जो हमारा प्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये सारे प्रोजेनेटर सेल हमारे कहाँ पे बनेंगे, फिर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया है, ये सारे पार्ट कहाँ पे बनेंगे, पेरिफेरल सेल में, यानी कि बोन मैरो के बाहर पेरिफेरल सेल में। ओके, और ये जो टी सेल का फॉर्मेशन है, ये सिर्फ टी सेल बच गया है हमारा यहाँ पे, जो टी सेल का फॉर्मेशन है वो हमारा थाइमस में होगा, राइट। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सेल्स को पता चलता है कि उसे मिलॉइड में कन्वर्ट होना है कि लिम्फोइड में कन्वर्ट होना है। कॉमन है ना, हमको पता तो होना चाहिए ना कि मैं करना क्या है आगे चल के। अब मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ाना है। मुझे कैसे पता कि किस तरीके से हमको मेरे को ये पढ़ाना है, किस तरीके से नहीं पढ़ाना। पर मुझे ये अगर ये होना चाहिए ना कि हाँ मेरे पास ये पॉइंट है, अब मुझे ये पॉइंट पढ़ाना है, तो जीन के पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके से पता चले कि उसे अब इसमें डिवाइड होना है या उसे डिवाइड नहीं होना है। वो इसको जो चीज मिलेगा उसके बाद ही डिवाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इसकी मदद से वो आगे ट्रांसक्रिप्शन या डिवीजन करवा सकता है। जैसे हमारा HSC, जो लॉन्ग टर्म का HSC और ST MMP में कन्वर्ट हो रहा है। अब MMP में कन्वर्ट होने तक उसे इतने सारे जीन्स लगते हैं। अब आप देख के आप शॉक होंगे, यार इतने सारे जीन कैसे याद रहेंगे। तो पूरा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप सिंपल वाला याद कीजिए, सिंपल कुछ एक दो याद करके रख सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे गाटा है, क्योंकि गाटा वन है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी याद हो चाहे ना हो लेकिन गाटा याद होना चाहिए। गाटा हो गया, PU1 हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो गाटा होता है उसका वो क्या करवाता है, वो हमारा डिवीजन में हेल्प करवाता है। जिस तरीके से डिवीजन की स्टार्टिंग कर रहा है ना वो, तो हम किस तरीके से डिवीजन होगा वो पूरा देखने की दिखाता है हमको, और उसका पूरा पाथवे ऑन करवाता है। ओके, यहाँ से पूरा ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। अब जो गाटा 1 है, गाटा 1 और PU1, गाटा 1 और PU1 ये आगे चल के मिलॉइड प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होंगे। अगर सेल के पास, मल्टीपोटेंट सेल के पास अगर PU1 और गाटा 1 आया है, तो वो किस में डिवाइड होने वाला है, हमारा मिलॉइड सेल में, राइट। और जो हमारा इकेरोस और गाटा 3 आया है, अगर इकेरोस और गाटा 3 आता है उसके पास, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिम्फोइड सेल में। पॉइंट से क्लियर है। गाटा आया, दोनों के पास गाटा आया देखिए, लेकिन ये गाटा 1 और गाटा 3 है, यानी कि गाटे का काम क्या है, गाटे का काम ही यही है कि हम डिवीजन करवाएगा वो, बट उसमें भी फर्दर डिवीजन होते हैं 1 3। अब 1 वाला मिलॉइड में जाएगा और 3 वाला हमारा लिम्फोइड में आएगा। और इससे भी ज्यादा, गाटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट PU1 है। PU1 क्या हो गया, वो PU1 अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा मिलॉइड में ही जाएगा, और इकेरोस प्रेजेंट है तो वो हमारा लिम्फोइड में जाएगा। तो इकेरोस क्या करता है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल को एक्टिवेट करेगा, और PU1 क्या करेगा, मिलॉइड सेल को एक्टिवेट करेगा, राइट। अब मिलॉइड सेल जिस तरीके से फर्दर आगे डिवाइड होता है, जैसे हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से वो डेंड्रिटिक सेल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर मोनोसाइट, उसके बाद फिर इथेरोसाइट प्रोजेनेटर वगैरह सब में। अब PU1 से वो स्पेशली मोनोसाइट, जो मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसमें हमारा न्यूट्रोफिल और दूसरा मोनोसाइट को एक्टिवेट कर रहा था वो। ये हमारा PU1 का काम है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इस मिलॉइड वाले पॉइंट में, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा गाटा सेल 1 और PU1, इन दोनों की वजह से यहाँ पे पूरा जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आगे चल के प्रोसीड करता, राइट। अब जो लिम्फोइड में आते हैं, लिम्फोइड में इकेरोस क्या करता है, हमारा लिम्फोइड में कन्वर्ट करता है, राइट। फिर वो, जैसे कि हमने कहा कि डेंड्रिटिक सेल तो दोनों का कॉपीराइट है, दोनों ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ लिम्फोइड में बनेगा, तो डेंड्रिटिक सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा टी सेल प्रोजेनेटर है, उसमें मेन तो यही था ना, लिम्फोइड में दो मेन है, एक टी सेल और एक बी सेल। बी सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, बट टी सेल का जो फॉर्मेशन है वो किस में होगा, हमारा थाइमस में। अब इसका फॉर्मेशन करवाने के लिए जो गाटा 3 है वो उसके साथ क्या चाहिए, उसे नॉच 1, राइट, ताकि टी सेल का फॉर्मेशन करवा सके, राइट। और PU1 क्या कर सकता है, बी सेल प्रोजेनेटर, बी सेल का फॉर्मेशन करवाएगा, राइट। देखिए, अभी तक हमने ये पूरा ये पढ़ा तो उसमें क्या समझ में, अगर हम समरी की बात करें तो मेन पॉइंट क्या थे, इसमें सबसे मेन पॉइंट था गाटा। गाटा वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट। तो जो 1 गाटा है वो हमारा MMP का फॉर्मेशन करवाएगा, राइट। अब वो फर्दर डिवाइड होंगे, अगर गाटा सेल के पास PU1 के साथ अटैच होके आया तो गाटा सेल एमेलॉइड का फॉर्मेशन करवाएगा, और गाटा 3 इकेरोस का फॉर्मेशन करवा, इकेरोस के साथ मिलकर लिम्फोइड प्रोजेनेटर का डिवीजन करवाएगा, राइट। अब PU1 मिलेगा तो वो मोनोसाइट में कन्वर्ट होगा, मोनोसाइट प्रोजेनेटर में। इसके बाद नॉच 1 मिलेगा तो टी सेल में कन्वर्ट होगा, और PU1 मिलेगा उसे तो ये हमारा बी सेल में कन्वर्ट होगा। बोन मैरो में जनरली डिवाइड होने के लिए हमें PU1 ही चाहिए, इसलिए PU1 मिल जाए, अगर मिलेगा तो हमारा ये बी सेल प्रोजेनेटर में कन्वर्ट होगा, राइट। और गाटा 1 की वजह से ये इथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करवाएगा, राइट। अब हमने जैसे पढ़ा कि गाटा गाटा क्या करेगा, डिवीजन में हेल्प करेगा, इकेरोस क्या करेगा, लिम्फोइड प्रोजेनेटर में, और PU1 मिलॉइड प्रोजेनेटर में स्पेशली, राइट। बी बीम क्या करेगा, अब यहाँ पे बीम जैसे कि हमने पढ़ा था कि
स्टेम सेल के पास कौन सी एबिलिटी होती है, उसको सेल्फ रिन्यू करवाने की। तो बीम इसका सेल्फ रिन्यू करवाने में हेल्प करेगा। ओके, आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ ह्यूमन सेल। जनरली ये तो हम स्मॉल क्लासेस या छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आते हैं, बट हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए ताकि आपको, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद हो जाए या दोबारा से याद आ जाए। तो जैसे मिलॉइड सेल है, मिलॉइड सेल में डिवीजन होता है रेड ब्लड सेल का। रेड ब्लड सेल कितने दिन का लाइफ स्पैन लेके आता है, 120 डेज। प्लेटलेट्स कितने दिन का आता है, 5 to 10 डेज। और जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल हमारे जो सबसे ज्यादा बॉडी में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर जैसे कोई बीमारी हुई हमें, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं सीबीसी करवाने का, यानी कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट करवाने का। अब कंप्लीट ब्लड सेल टेस्ट में हमारा ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इन सब की वैल्यू आती है। इन सब की वैल्यू आने की वजह से हमें पता चलता है कि वो नॉर्मल है या हाई है, उसका काउंट हमारे ब्लड में। जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन सेल होते हैं, उसमें हमारे 50 से लेके 70% तक परसेंट है, ये परसेंट तक हमारा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। बट अगर आप किसी डिसीज से सफर करते हैं जिसमें ब्लड का जिसमें न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसके हिसाब से वो अप डाउन होते रहते हैं, राइट। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 6 आवर to 2 डेज हो सकता है। ओके, और जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स 2 to 12% होते हैं हमारे ब्लड में, यानी कि इसका फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से ही होते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो डे टू मंथ हो सकता है, कुछ दिन भी रह सकते हैं और कुछ मंथ तक भी रह सकते हैं। मतलब इतना नहीं कि हाँ कि मंथ बोले तो 12 मंथ हो गया, 1 ईयर के आसपास, ऐसा नहीं। डे, कुछ दिन, या पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रह सकते हैं, राइट। अब देखते हैं स्नोफिल। ये हमारा जिस तरीके से हमारे बॉडी में रहता है, उस तरीके से उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर, उस तरीके के असेंडिंग ऑर्डर में उन लोगों ने प्लेस किए हैं सारी चीजें। जैसे स्नोफिल 1 to 3, और इसका लाइफ स्पेन कितना होगा, 5 to 12 डेज। बेसोफिल लेस देन 1, यानी कि ऑलमोस्ट नील रहता है। ऑलमोस्ट बोला मैंने, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं रहता, रहते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सिमिलरली मास सेल भी बहुत ही कम रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ आप अगर सेल काउंट करवा रहे हैं या सेल काउंट कर रहे हैं तो आपको ये बहुत सारे दिखेंगे, नहीं। ये मिनिमम में भी मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ओके, इसके बाद फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने होते हैं, 20 to 40%। और लिम्फोसाइट कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी से बी सेल का फॉर्मेशन, टी से टी सेल का फॉर्मेशन। और इसका ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, ये 20 to 40%। और ये डे टू ईयर्स भी रह सकते हैं, या तो कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं, और ईयर्स भी डिपेंड करता है कि वो क्या है, राइट। ये हमारा पूरा हो गया लिम्फोसाइट। ये पूरा लिम्फोसाइट, टोटल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरा फीचर्स हमने देख लिया, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो को हमने बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश की है। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको भी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हैं या कोई पॉइंट मिस हुआ है जो आपको समझना है, तो हम उसमें आगे वीडियो बनाएंगे। ओके, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये रेफरेंस लिया है क्यूबे की बुक से, आप चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी बुक्स जो लाइफ साइंस से रिलेटेड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड हो सके। सो थैंक यू।